गुड इवनिंग प्यारे बच्चों, आप सभी लोगों का एग्ज़ाम टाइम विथ अखिलेश सर में स्वागत है। एग्ज़ाम टाइम जैसा कि आपका शुरू होने वाला है और शुरू होने वाला ही नहीं है, शुरू हो चुका है। आपकी एग्ज़ाम डेट प्रस्तावित हो चुकी है यूपी बोर्ड की। यूपी बोर्ड की परीक्षाएं 2025 में 24 फरवरी से होने जा रही हैं। जो बच्चे बोर्ड की परीक्षा में शामिल हो रहे हैं उन सभी को ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ मैं उनके 20 जो क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव बहुविकल्पी क्वेश्चन है उन सभी प्रश्नों को लेकर आऊंगा सभी सब्जेक्ट के, ठीक है, ताकि आपकी तैयारी केवल आपकी तैयारी नहीं है, ठीक है। आप समझिएगा कि आपकी तैयारी केवल आपकी तैयारी नहीं है। आप अगर अच्छे नंबर पाते हैं तो निश्चित तौर पे हमारा भी मान सम्मान बढ़ता है कि ठीक है कि हम किससे पढ़ रहे हैं, हम किसके साथ सीखने का काम कर रहे हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए मैं प्रत्येक दिन आपसे जो वादा किया था, ठीक है, कि लेकर आऊंगा आपके सभी चैप्टर के जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो आने वाले हैं प्रश्न एग्जाम में और जो आए हुए हैं, उसी को ध्यान में रखते हुए, ठीक है, मैं देखिए आज आपका इतिहास का सेकंड चैप्टर जो भारत में राष्ट्रवाद के नाम से जाना जाता है, भारत में राष्ट्रवाद के उदय के नाम से जाना जाता है, उससे महत्वपूर्ण 20 क्वेश्चन लिए हैं जो आपके एग्जाम में पिछले विभिन्न परीक्षाओं में आए हुए हैं, ठीक है, यूपी बोर्ड की। और उसी तरह से आपके भी एग्जाम में वहीं से प्रश्न आएंगे। तो आप सभी लोग जुड़िए और 20 में से 20 टारगेट रखा गया है कि आप यदि हमारे साथ जुड़ते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, लाइक करते हैं और मन लगाकर पढ़ते हैं तो निश्चित तौर पे आप अच्छे अंकों से पास होंगे और ना केवल पास होंगे बल्कि हो सकता है जिले और यूपी में नाम स्थान भी बना लें। तो करना क्या है कि जब आप पढ़ते पढ़ते किताबों को ऊब जाइए तो मोबाइल तो देखते ही हैं क्योंकि आपकी आदत बन चुकी है, तो मोबाइल उठाइए और केवल पढ़ने का काम करिए। 1.5 महीने अगर आप हमारे साथ जुड़कर पढ़ाई कर लिए तो आपकी जिंदगी संवर जाएगी, ये वादा है आपसे हमारा, ठीक है। तो देखिए आज जो 20 क्वेश्चन लगे हैं उनको देखिए कि क्या क्या है। आप पेन और कॉपी ले लीजिएगा क्योंकि इसके पहले सब कुछ आपने पढ़ा है। देखिएगा कि 20 क्वेश्चन में से कितना क्वेश्चन आपका सही हो रहा है, ठीक है। 2 से 3 बार वीडियो देखिएगा और आपके सारे क्या हो जाएंगे, प्रश्न क्लियर हो जाएंगे। देखिए पहला प्रश्न है क्या कि प्रथम विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ था, प्रथम विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ था। तो देखिएगा जल्दी से आंसर लगाइए आप कि वर्ष 1910 में, 1914 में, 1911 में और 1920 में कब हुआ था। तो जाहिर सी बात है आप अपना आंसर लगा दिए होंगे। ये शुरू हुआ था कब देखिए ये 1914 में शुरू हुआ था। कब शुरू हुआ था? 1914 में शुरू हुआ था। दूसरा कलर ले लेते हैं जो हाईलाइट हो। 1914 में शुरू हुआ था। अब आपके किताब में तो यही मिलेगा, इसीलिए मैंने कहा ना कि किताब में हो सकता है आपको रुचिकर ना लगे, यही मिलेगा, लेकिन आपके दिमाग में आ रहा होगा कि यह 1914 में तो शुरू हुआ था लेकिन क्यों हुआ था, ठीक है, यह समाप्त कब हुआ, क्यों हुआ था और यह समाप्त कब हुआ और किसके किसके बीच हुआ था, ठीक है। तो आप जानिएगा कि यह युद्ध 28 जुलाई 1914 में शुरू हुआ, ठीक है, शुरू हुआ, ठीक है। क्यों शुरू हुआ, क्यों शुरू हुआ, कारण जान लीजिए क्यों शुरू हुआ। क्योंकि ऑस्ट्रिया ने सर्बिया पर आक्रमण कर दिया, ठीक है, इसी कारण यह युद्ध शुरू हुआ। अब एक बात दिमाग में आ रही होगी, तो ऑस्ट्रिया ने सर्बिया पर आक्रमण क्यों किया? ऑस्ट्रिया ने सर्बिया पर आक्रमण क्यों किया? तो
तो बस एक लाइन और मैं बताऊंगा क्योंकि आपके लिए बहुत जटिल नहीं तो हो जाएगा। ऑस्ट्रिया के राजकुमार, ठीक है, आर्क ड्यूक फर्डिनेंड की हत्या कर दी गई थी, ठीक है, कर दी गई थी। इसीलिए ऑस्ट्रिया ने सर्बिया पर आक्रमण कर दिया और इसी को लेकर पूरा विश्व दो गुटों में बट गया, मित्र राष्ट्र और धुरी राष्ट्र, और प्रथम विश्व युद्ध छिड़ गया। अब यह समाप्त, यह 4 साल बाद, ठीक है, कब? 11 नवंबर 1918 को समाप्त हुआ। समझ में आई बात? समाप्त हुआ। इसमें कुल 37 देशों ने भाग लिया था। कितना? 37 देशों ने। इतनी जानकारी मैंने आपको दे दी। अब इससे रिलेटेड न केवल हाई स्कूल में, बाकी कंपटीशन आगे जो आप भविष्य में देंगे, अगर आप जान लिए तो आपके कोई भी प्रश्न गलत नहीं होंगे। तो आइए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे? ठीक है, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे? जल्दी से आंसर लगाइएगा। 1915 में, 1916 में, 1918 में या 1920 में। क्लियर? तो मुझे लग रहा आप आंसर लगा दिए होंगे, लास्ट में मिलाया जाएगा। तो इसका आंसर जो है 1915 अगर आपने लगाया है तो ये 100% सही है। 1915। अब बात आपके दिमाग में आ रही होगी कि गांधी जी अफ्रीका से लौटे, गांधी जी तो भारत के थे, तो वो अफ्रीका क्यों गए थे? ठीक है, गांधी जी अफ्रीका क्यों गए थे? तो मैं बता दूं बच्चों कि गांधी जी को आज आप जिस तस्वीर में देखते हैं वह गांधी जी एक धोती में लिपटे हुए आज आपको दिखाई देते हैं, अर्धनंगा, ठीक है। और उनकी यह स्थिति भारत की स्थिति के कारण हुई है, नहीं तो गांधी जी एक ऐसे परिवार से जुड़े हुए थे जो बहुत समृद्ध परिवार था, क्योंकि वो लंदन में पढ़ने गए थे वकालत, बैरिस्टर की डिग्री जो है लंदन से उनकी है, ठीक है। तो जब लंदन में वह गए और बैरिस्टर की डिग्री प्राप्त किया, तो सोचिए लंदन में जिसके घर के पढ़ाने की हैसियत हो वह क्या गरीब हो सकता है? नहीं। उनकी पहले की फोटो आप देखेंगे तो वो सूट वूट में है पूरी तरह से, ठीक। जब वो उन्होंने बैरिस्टर की डिग्री पास कर ली तो सबसे पहला मुकदमा, ठीक है, आप अपने भाषा में लिखिएगा कि लंदन से वकालत करने के बाद, ठीक है, दक्षिण अफ्रीका के दादा अब्दुल्ला, कहानी ध्यान दीजिएगा, अब्दुल्ला के कानूनी मुकदमे को देखने के लिए ठीक है, देखने के लिए वह महज 21 वर्ष की आयु में, कहां? महज 21 वर्ष की आयु में, ठीक है, महज 21 वर्ष की आयु में, कब? 1893 में अफ्रीका गए थे। कहां गए थे? अफ्रीका। कौन से? दक्षिण अफ्रीका गए थे। तो ये बात आपको पता चल गई। वहां उन्होंने, ठीक है, उस मुकदमे को जीता। और जान लीजिए कि 21 वर्ष में गए थे, ठीक, बहुत कम आयु में। वहां वह बहुत साल तक रह गए, ठीक है। कितने? वह वहां
कितने साल तक? बहुत साल तक रहे हैं, ठीक है। क्योंकि जब ये लौटे हैं तो आप जान लीजिए, आप घटा लेंगे अगर 1915 में, देखिए 1915 में से अगर आप घटाएंगे कितना, 1893 में, तो आपको क्लियर हो जाएगा कि ये कितने साल तक वहां रहे हैं। इसके बाद यह भारत में इनका पहला आंदोलन कहां हुआ है? चंपारण में। कहां हुआ है? चंपारण में। तो भारत की दशा और दिशा को बदलने के लिए भारत कब लौटे? 1915 में। दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे? 1915 में। तो इससे ज्यादा अगर व्याख्या होगी तो निश्चित तौर पे आपके लिए वह कठिन हो जाएगा। तो ये प्रकरण मैंने बता दिया, इसीलिए गए थे, और भारत को सुधारने के लिए, भारत की दशा और दिशा को अच्छा करने के लिए ये कब? 1915 में भारत लौटे। अगर आपको ये जानना है कि कब, तो 9 जनवरी 1915, ठीक है, 9 जनवरी 1915। इसीलिए इसको प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। क्योंकि आपके लिए, मैं यही सोच रहा था कि आपके लिए ज्यादा तो नहीं हो जाएगा, इसीलिए थोड़ा सा वो थमा था, लेकिन मैंने इतना बता दिया। चलिए अब जो है देखिए, भारत में राष्ट्रपिता कहकर किसे संबोधित किया जाता है? तो ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है, जल्दी से बता दीजिए। महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू और गोपाल कृष्ण गोखले। तो आप लगा चुके होंगे, ये किसको कहा जाता है? महात्मा गांधी को। अब बात आती है, एक प्रश्न यहां से और बन सकता है कि महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता किसने कहा था? तो लिख लीजिएगा कि महात्मा गांधी जी को राष्ट्रपिता कौन कहा था? कौन कहे थे? सुभाष चंद्र, पिता सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। क्लियर? सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। तो ये ऑप्शन आप सही होगा। और ये दूसरा क्वेश्चन भी आप जानिए, बहुत जगहों पर पूछा गया। कह रहे हैं कांग्रेस द्वारा असहयोग आंदोलन कब अपनाया गया? कांग्रेस द्वारा असहयोग आंदोलन कब अपनाया गया? ठीक है, जल्दी से इसका आंसर बताइएगा, जल्दी से। हाँ, सूरत में दिसंबर 1920, नागपुर में दिसंबर 1920, कलकत्ता में जनवरी 1921, नागपुर में दिसंबर 1921। तो जल्दी से आप आंसर दे दिए होंगे। इसका आंसर है नागपुर में दिसंबर 1921 में। कांग्रेस द्वारा सहयोग आंदोलन कब अपनाया गया? तो नागपुर में दिसंबर 1921 में। इसका आंसर हो गया। अगला देखिए, इसमें कुछ व्याख्या करने जैसी नहीं था। कह रहा है कि भारत वापस आने पर गांधी जी ने पहला सत्याग्रह कहां किया? ठीक है, भारत वापस आने, आप जानते हैं 15 में ये आए हैं, ठीक है, और 17 में चंपारण बिहार में अंग्रेजों ने वहां के किसानों को नील की खेती करने के लिए मजबूर कर रहे थे। ठीक है, किसान अन्न उपजाना चाहते थे और वह चाहते थे, ठीक है, कि अपना पेट भरण पोषण करने के लिए हम अनाज उगाएं, लेकिन अंग्रेज चाहते थे कि वह नील की खेती करे। इसी को लेकर आंदोलन होने लगा जिसमें गांधी जी ने भाग लिया था। तो ये कौन सा आंदोलन था? चंपारण आंदोलन। कौन सा आंदोलन? चंपारण आंदोलन। लिखेंगे कि चंपारण बिहार में एक जिला है जहां पर अंग्रेजों द्वारा जबरी नील की खेती करने के लिए किसानों को बाध्य
किया जा रहा था, जिसको लेकर 1917 में पहला सत्याग्रह गांधी जी के द्वारा किया जा रहा था, जिसको लेकर गांधी जी द्वारा पहला सत्याग्रह 1917 में किया गया, 1917 में किया गया और सफलता मिली। ठीक है, तो ये बात आपको, सत्याग्रह का मतलब होता है सत्य के साथ, सत्य के लिए आग्रह करना, क्योंकि अंग्रेजों के हम लोग गुलाम थे तो उनसे लड़ाई नहीं कर सकते थे, आग्रह ही करते थे। जब उस तरह के हो गए तब की ये लड़ाई। ठीक है, देखिए यही मैं बता दूं, अहमदाबाद में मिल मजदूर, अहमदाबाद में, ठीक है, मिल को लेकर मजदूरों ने क्या किया है, आंदोलन किया है। ये 1918 में हुआ है। कब हुआ है? 1918 में हुआ है। बाकी चीजें जान लीजिए, ये आएगा बारदौली जो है सरदार पटेल के द्वारा, सरदार पटेल के नेतृत्व में आंदोलन किया गया है। कहां? बारडोली गुजरात में, बारडोली गुजरात में। खेड़ा भी असहयोग, खेड़ा भी आंदोलन गांधी जी द्वारा किया गया है। किसके द्वारा? गांधी जी द्वारा। अभी आएगा प्रश्न, आगे बताते हैं, नहीं तो यही ज्यादा व्याख्या हो जाएगी। कह रहा है कि महात्मा गांधी का विचार था, महात्मा गांधी का क्या विचार था? धर्म को कभी भी राजनीति से अलग नहीं किया जा सकता, धर्म का राजनीति से कोई संबंध नहीं है, धर्म और राजनीति अलग अलग हैं, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जान लीजिए ये पहला सही है। ठीक है, धर्म को कभी भी राजनीति से अलग नहीं किया जा सकता। ये किसका विचार था? गांधी जी का विचार था। ये कहते थे कि धर्म और राजनीति दोनों साथ साथ चलती है। ठीक है ना, और भारत के लिए तो जान लीजिए धर्म सर्वोपरि है। कह रहा है कि असहयोग आंदोलन का मुख्य कारण क्या था? असहयोग आंदोलन का मुख्य कारण क्या था? तो देखिएगा, रोलेट एक्ट, प्रथम विश्व युद्ध, खिलाफत आंदोलन, चौरा चौरी घटना। ठीक है, तो जल्दी से आंसर करिएगा आप लोग। तो इसका आंसर जान लीजिए रोलेट एक्ट है। क्या है? रोलेट एक्ट। ये क्या है जान लीजिएगा, अंग्रेजों द्वारा, ठीक है, 1919 में रोलेट एक्ट पारित किया गया, जिसको काला कानून भी कहते हैं। क्या कहते हैं? काला कानून भी कहते हैं, क्योंकि यह भारतीय आंदोलन को कुचलने के लिए चलाया गया था। ठीक है, भारतीय आंदोलन को कुचलने के लिए चलाया गया था। इसमें बिना अपील, बिना दलील के, ठीक है, किसी को पकड़कर फांसी और सजा दे दी जाती थी, इसलिए इसको काला कानून कहा जाता है। इसी के विरोध में असहयोग आंदोलन चलाया गया था। ठीक है ना जी। हाँ, आगे देखिए, बताना बहुत कुछ रहता है, लेकिन बस वही है कि टाइम कम है और आप हैं महान कि जैसे देख लेंगे वीडियो 20 से 25 मिनट से ज़्यादा है, कतई आप देखना ही नहीं चाहेंगे। ठीक है, भले शॉर्ट वीडियो 4 घंटा देखकर अपना जीवन बर्बाद करें, लेकिन जब ज्ञान की बातें होती हैं तो आप, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको खराब लगने लगता है। इसी में से बहुत सारे होंगे जो कहेंगे अरे ये क्या देखना है। तो जान लीजिए कि मैं बार बार आपको बताया हूं कि तकदीर कहीं से लिखी नहीं होती है, अपनी तकदीर व्यक्ति स्वयं लिखता है। ठीक है ना जी। आपको आज पढ़ने में जितना कष्ट हो रहा होगा, आगे चलकर उतना ही आनंद आएगा। अगर आज आप आनंदमय जीवन व्यतीत कर लिए तो बाद में बहुत कठिनाई है, इस चीज को
जान लीजिए। कह रहा है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड किस वर्ष में हुआ था? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड जान लीजिए इसी रोलैक्ट एक्ट को लेकर, ठीक है, लोगों को गिरफ्तार किया गया था और इसी को लेकर जनसभा हो रही थी। कहां? अमृतसर पंजाब के जलियांवाले बाग में, ठीक है। इसी पर जनरल डायर ने क्या चलवा दी? गोलियां। जनरल डायर, ठीक है। जलियांवाला बाग हत्याकांड देखिएगा, जलियांवाला बाग हत्याकांड अमृतसर पंजाब में जलियांवाला बाग में हो रही सभा पर 13 अप्रैल 1919 को जनरल डायर द्वारा गोली चलाने से हुआ था। क्लियर? तो यहां 2-3 प्रश्नों के आंसर इसमें आ गए, 2-3 प्रश्न आगे इस पे बनेंगे। इसीलिए मैंने कहा नहीं कि आप पढ़ लेंगे, नोट कर लेंगे तो आपको जरूरत नहीं पड़ेगी फिर किताब उठाने की। फिर कह रहा है कि चौरा चौरी कांड किस वर्ष घटित हुआ है? चौरा चौरी कांड किस वर्ष हुआ है घटित? तो आप जानिए 1920 में, 1921 में, 1922 में, 1925 में आपको पढ़ाया गया होगा। जहां भी आप पढ़ रहे हैं पूरे यूपी में, किसी भी विद्यालय में, हर अध्यापक सोचता है कि हम अपने बच्चों को अच्छे से अच्छा पढ़ा दें, लेकिन मजबूरी ये है कि बच्चे बहुत स्कूल नहीं जा पाते हैं, ठीक है। सरकारी विद्यालयों में तो और नहीं जा रहे हैं नाम लिखा लिखा के। लेकिन आप जानिए कि जो आप कर रहे हैं वह जिंदगी के लिए महत्वपूर्ण नहीं है, ठीक है। ये जो है ये काम करेगा, इसलिए पढ़ लीजिए। तो कब हुआ था? 1922 में। 1922 में भी कब? तो जानिएगा 4 फरवरी 1922। 4 फरवरी 1922। कांड क्या है? गोरखपुर में हुआ था, गोरखपुर में, ठीक है। गोरखपुर में चौरा चौरी नामक स्थान पर, वो तो लिखा ही गया है। असहयोग आंदोलन को लोग करते हुए जा रहे थे, उसी में चौरी चौरा नामक स्थान पर पुलिस चौकी थी। वहीं पर पुलिस चौकी ने लोगों पर लाठीचार्ज कर दी और इसी से आक्रोशित भीड़ ने पूरे थाने को, पूरे पुलिस चौकी को, ठीक है, आग लगा दिया, जिसमें 21 या 22 पुलिस क्या हुए थे? जलकर मारे गए थे। इसी को चौरी चौरा कांड के नाम से जानते हैं। ये आपको मैप में भी आएगा करने के लिए। क्लियर? कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? जल्दी से बताइएगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1885 में, 1904 में, 1857 में, 1855 में। कब हुई थी? तो जान लीजिए, आप आंसर लगा चुके होंगे। 1885 में। 1885 में कहां हुई थी? मुंबई में। मुंबई में, ठीक है। ए ओ ह्यूम के द्वारा, ठीक है। ये वो ह्यूम एक सिविल अधिकारी था, कहां का? अंग्रेज का। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना इसलिए इस भारतीय आंदोलनों का प्रभाव कहां? अंग्रेजी शासन पर ना पड़े, इसे सेफ्टी वाल भी कहते हैं, ठीक है ना जी। इसीलिए समझौता कराने के लिए हुई थी, ठीक है। तो कुछ भी पूछा जाए आप लगा देंगे। आगे कह रहा है कि साइमन कमीशन का बहिष्कार किया गया था। साइमन कमीशन का बहिष्कार किया गया था। तो जल्दी से देखिएगा, आयोग में कोई ब्रिटिश सदस्य नहीं था। इसमें हिंदू और मुसलमान के लिए अलग निर्वाचक मंडल की मांग थी। आयोग में कोई भारतीय सदस्य नहीं था, ठीक है। तो आप जरूर लगा दिए होंगे कि इसका विरोध इसीलिए हो रहा था क्योंकि इसमें कोई भी भारतीय सदस्य नहीं था, ठीक है। इसमें कोई भारतीय सदस्य नहीं था, ठीक ना जी। क्वेश्चन नंबर 14 आपका चल रहा है। इसमें कोई भारतीय सदस्य
नहीं था। ठीक, अब देखिए अगर पूछ दिया जाए साइमन कमीशन कब भारत आया, तो साइमन कमीशन 1928 में भारत आया था। ठीक है, इसमें कोई भारतीय सदस्य नहीं था, इसीलिए इसका विरोध हुआ। ठीक है, इसका विरोध हुआ और ये कहां पहुंचा था, मुंबई में, मुंबई। इसका जब विरोध हुआ, इसी में लाठीचार्ज में लाला लाजपत राय शहीद हुए थे। लाला लाजपत राय को लाठी लगने से इनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, साइमन वापस जाओ के नारे इसी में लगे थे, समझ में आ रही बात। और लाला लाजपत राय जब दम तोड़ रहे थे तो इन्होंने कहा कि मेरे शरीर पर पड़ा एक एक पड़ी लाठी अंग्रेजों के ताबूत में कील के समान होगी। मतलब ये उनके लिए जान लीजिए नुकसान है, और यही कारण था, ठीक है, कि अंग्रेजों का पतन धीरे धीरे होना शुरू हो गया और भारतीयों को लगने लगा कि भारतीयों को अंग्रेज केवल नौकर की तरह समझते हैं। ठीक है, और अगर यह शासन करते रहे तो भारत निश्चित तौर पे आगे नहीं बढ़ पाएगा, कभी भी नहीं, और गुलामी की जंजीरों में हमेशा जकड़ा रह जाएगा। समझ में आई बात? आगे देखिएगा, कह रहा कि साइमन कमीशन का विरोध करते हुए निम्नलिखित में से कौन पुलिस की लाठियों के प्रहार से शहीद हो गए। तो अभी मैंने बताया लाला लाजपत राय, यह आंसर आप कर लिए होंगे निश्चित तौर पे। आगे बढ़ जाइए, कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज प्राप्त करने का लक्ष्य कब घोषित किया। पूर्ण स्वराज देखिए अंग्रेज क्या करते थे, आधा जब वो परेशान होते थे तो कहते थे कि भाई हम ये करेंगे आप इतना कर लीजिए, लेकिन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने, जिसकी स्थापना एओ हुम ने 1885 में की, ठीक है, इसने कहा कि नहीं हमको पूर्ण स्वराज चाहिए, आधा अधूरा आजादी नहीं चाहिए। तो ये कब कहा था, 1929 में। कब कहा था, 1929 में। आप आंसर कर लीजिएगा। इसके बाद है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन कब चलाया गया। सविनय अवज्ञा आंदोलन, जल्दी से इसका आंसर करिएगा। 42 में, 14 में, 28 में, 30 में। ठीक, तो कब चलाया गया भाई? देखिए इसका आंसर है 1930, मार्च 1930। ठीक है, सविनय अवज्ञा आंदोलन। ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देख लीजिए कि गांधी जी ने नमक कानून का उल्लंघन कहां किया, अथवा गांधी जी ने नमक सत्याग्रह प्रारंभ कहां किया। तो इसे दांडी यात्रा के नाम से भी जानते हैं। नमक कानून, ठीक है, नमक बनाने का एकाधिकार अंग्रेज ले लिए थे और इसी को तोड़ने के लिए गांधी जी ने दांडी मार्च किया था। क्या किया था? दांडी मार्च किया था निश्चित तौर पे। अब देखिए यह 12 मार्च 1930 से प्रारंभ हुआ था। कब? 12 मार्च 1930, ठीक है, से प्रारंभ हुआ था और 6 अप्रैल 1930 तक 22 दिन की यात्रा इन्होंने की थी। कितनी? 22 दिन की यात्रा की थी। तो याद हो गया निश्चित तौर पे आपको। आगे देखिएगा, कह रहा है हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन है। हिंद स्वराज, ये पुस्तक सरदार पटेल की है, बाल गंगाधर तिलक की है, कि महात्मा गांधी के, सुभाष चंद्र बोस की है। तो आप जान लीजिएगा ये हिंद स्वराज नाम की पुस्तक किसकी है? महात्मा गांधी की है, जिसको आप लगा लिए होंगे, महात्मा गांधी, हिंद स्वराज। ठीक ना जी। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने बारदौली सत्याग्रह का नेतृत्व किया। बारदौली में जो सत्याग्रह हुआ था उसका नेतृत्व कौन किया था? तो अभी मैंने पीछे ही इसका आंसर बताया है, महात्मा गांधी, चंद्रशेखर आजाद, ज्योतिबा फूले या सरदार वल्लभ भाई पटेल। जल्दी से लगाइएगा आंसर आप। तो इसका आंसर होगा सरदार वल्लभ भाई पटेल, क्योंकि बारदौली गुजरात में है, बारदौली गुजरात में है और
यहीं की महिलाओं ने इनको क्या कहा था, सरदार की उपाधि दी थी। सरदार की उपाधि कहां की, बारदौली की महिलाओं ने, बारदौली की महिलाओं ने, ठीक है। लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल इनका पूरा नाम हो गया, ठीक। 20 क्वेश्चन, हाँ 21वां देख लीजिएगा क्योंकि ये भी महत्वपूर्ण था, इसलिए 22 क्वेश्चन ले लिया गया है। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। यह कथन किसका है, गोपाल कृष्ण गोखले, बाल गंगाधर तिलक, जवाहरलाल नेहरू, ठीक। जल्दी बताइएगा। तो इसका आंसर क्या है, बाल गंगाधर तिलक। बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है, आपके लिए थोड़ा सा कठिन हो सकता है क्योंकि अभी आप बहुत छोटे हैं, लेकिन ये बड़े एग्जाम्स के लिए बहुत नॉर्मल क्वेश्चन हो गया है, ठीक ना जी। आगे है कि वंदे मातरम गीत के रचयिता कौन थे। वंदे मातरम जो आप गीत गाते हैं, जो राष्ट्रीय गीत है, ठीक है, वंदे मातरम, उसके रचयिता कौन है, तो बंकिम चंद्र चटर्जी हैं। कौन है, बंकिम चंद्र चटर्जी हैं, ठीक है ना जी। आगे है कि रोलेक्ट एक्ट कब पारित हुआ, ठीक है। रोलेक्ट एक्ट कब पारित हुआ, ये क्वेश्चन दोहरा दिया गया है, कोई दिक्कत नहीं है, आप जान लीजिए 1919 को इसी को काला कानून कहा गया है, ठीक है। और अगला क्वेश्चन है कि गुलामगिरी के लेखक कौन थे। गुलामगिरी, ठीक है, ज्योतिबा फूले जो हैं, जान लीजिए दलितों की नेता कही जाती हैं और दलित ही जिंदगी भर से गुलाम रहे हैं, इसीलिए उन्हीं को संबोधित करके इन्होंने पुस्तक लिखी, कौन सी, गुलामगिरी। तो देखिए ज्योतिबा फूले ने इस पुस्तक को लिखा है कि उसका नाम है गुलामगिरी, ठीक है। और अगला और अंतिम प्रश्न है कि आनंद मठ उपन्यास के लेखक कौन है। आनंद मठ के लेखक कौन है, बंकिम चंद्र चटर्जी, बंकिम चंद्र चटर्जी, ठीक है। इस तरह से पूरे 25 क्वेश्चन, 20 मैंने कहा था, 25 थे और 25 की जानकारी आपको दे दी गई। तो आप बताइएगा सेशन आपको कैसा लगा। अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब तो जरूर करिएगा, ठीक है, क्योंकि जितने जल्दी आप सब हमारे परिवार का हिस्सा बनेंगे, हम भी उतनी मेहनत आपको करेंगे और प्रत्येक दिन एक नई वीडियो के साथ हाजिर होंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, दीजिए इजाजत। धन्यवाद सुनने के लिए। अपनी तैयारी को धार देते रहिए। ढेर सारी शुभकामनाएं हैं आपको।